मेन कारण जो है ये कि आजकल लोगों का अवेयरनेस बढ़ गया। अगर हम आज के 30 साल पहले चले जाएं तो प्रेगनेंसी के अंदर थायराइड का कोई टेस्ट करता ही नहीं था। जैसे पीजीआई में तो गाइडलाइन है कि भाई कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन आएगी हमारे पास, जब भी आएगी उसका एक बार थायराइड का टेस्ट ज़रूर से होगा। कि पहले हमारे यहाँ पे जो नमक खाते थे ना, वो आयोडीन सॉल्ट नहीं खाते थे या कम खाते थे, मतलब जिसको आई थिंक पंजाब में लाहौरी नमक बोलते हैं। ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਥਾਇਰੋਇਡ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਸਿਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਵੂਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸਿਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸੰਜੇ ਬਦਾਦਾ ਜੀ, ਜੋ ਹੈੱਡ ਆਫ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਐਂਡੋਕਰਾਈਨੋਲੋਜੀ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਥਾਇਰਾਇਡ ਹੈ, ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? तो जो आपने सवाल पूछा कि थायराइड, बेसिकली थायराइड एक एंडोक्राइन ग्लैंड होती है जो हार्मोन बनाती है, थायराइड हार्मोन बनाती है। तो उसको हम जो ये ग्लैंड गले में होती है, एक तितली के जैसी होती है, बटरफ्लाई के जैसी यहाँ पे, वो एक थायराइड ग्लैंड होती है। और कितनी तरह की होती है इन द सेंस कि इसकी बीमारियाँ किस तरह की होती है, तो आपका जवाब ये जानना चाहते हैं किस तरह की बीमारी होती है। तो बेसिकली क्या होता है, थायराइड ग्लैंड अगर जो हार्मोन बनाती है, वो हार्मोन अगर ज़्यादा बनाने लग जाए तो उसको बोलते हैं हम हाइपर थायराइडिज्म, या थायराइड ग्लैंड ज़्यादा काम कर रही है। या ये हार्मोन जितना बनाना होता है उससे कम बनाने लग जाए तो उसको बोलते हैं हम हाइपोथायराइडिज्म, ग्लैंड कम काम कर रही, हार्मोन कम बना रही है। अब जो ये थायराइड हार्मोन होता है आपके शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और ये कहते हैं कि आपके शरीर की जितनी कोशिकाएं होती है या सेल्स होती है, हर सेल के लिए थायराइड हार्मोन की ज़रूरत होती है। किसी को ज़्यादा ज़रूरत होती है, किसी को कम होती है, पर हर सेल को इसकी ज़रूरत होती है। फिर होता है कि उम्र के जो पड़ाव होते हैं, पर्टिकुलर एज में इसके हार्मोन की और भी ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे कि आप सबसे छोटा बच्चा पैदा होता ही पहले अगर उसमें थायराइड हार्मोन की कमी आ जाए तो उसका मानसिक विकास ठीक से नहीं होगा। तो उस समय में ये थायराइड की बीमारी का पता चलना और उसका इलाज होना बहुत ज़रूरी होता है। जब और इसी तरह से एक दूसरी कंडीशन रहती है जब प्रेगनेंसी होती है। अगर प्रेगनेंसी में भी थायराइड हार्मोन की कमी मदर के अंदर होती है तो कहते हैं बच्चे पे असर आ सकता है। तो अलग अलग उम्र के हिसाब से थायराइड हार्मोन का इम्पोर्टेंस कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन वैसे हर उम्र के अंदर थायराइड हार्मोन का नॉर्मल होना ज़रूरी है। अगर ये नॉर्मल नहीं होके कम होगा तो बहुत सारी तरह की बीमारियां होती है, और अगर ज़्यादा होगा तो उससे भी कुछ तरह की बीमारियां या तकलीफ़ें हो सकती है। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਸਿਸ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਹਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? मेरे हिसाब से मेन कारण जो है ये कि आजकल लोगों का अवेयरनेस बढ़ गया। अगर हम आज के 30 साल पहले चले जाएं तो प्रेगनेंसी के अंदर थायराइड का कोई टेस्ट करता ही नहीं था। अब टेस्ट ही नहीं करेंगे तो बीमारी का पता कैसे चलेगा। और जब अभी आजकल ऐसा मैंडेट हो गया कि हर प्रेगनेंसी के अंदर थायराइड का टेस्ट करना है, तो थायराइड का टेस्ट करते हैं तो बीमारी पकड़ में आती है। पहले ऐसा होता नहीं था तो बीमारी लगता था कि कम है। दूसरा जो थायराइड का टेस्ट है, पहले पूरा कोई मेडिकल कॉलेज लेवल पे या बड़े अस्पताल में ही होता था। अभी आपका थायराइड का टेस्ट आपके छोटे से छोटे गांव में भी हो जाता है, पिंड में भी हो जाता है, क्योंकि फैसिलिटी है, हो गई है। इसकी वजह से जो केस बढ़ने का कारण मेनली केसों की रिपोर्टिंग ज़्यादा हो रही है। जैसे कि आप आज आके मेरे से बात कर रहे हो कि थायराइड की बीमारी में, आज के 30 साल पहले कौन पूछ रहा आकर के टीवी कौन सा होता था, लोगों को कहाँ पता होता था। तो ये मेन कारण, बढ़ने का मेन कारण ये है कि अभी लोगों को अवेयरनेस बढ़ गया। तो ये जब अवेयरनेस बढ़ती है तो कारण पता चलता है। अब जैसे पहले किसी ज़माने में टेस्ट ही नहीं होता, बच्चे बड़े हो गए 10 साल 15 साल, उनका मानसिक रोग हो गया, बुद्धि कम हो गया, तो भी चलता जा रहा। पर अब ये सब पॉसिबल नहीं। अब तो जैसे लोग बोलते हैं कि प्रेगनेंसी के अंदर उनको थोड़ा भी आइडिया लग जाए कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो कहते हैं भाई अबॉर्शन करा देते हैं हम। तो पहले ऐसा टेस्ट ही नहीं होता तो ऐसा कुछ होता ही नहीं था। जो पहले जो बीमारी होती थी ज़्यादा खतरनाक वाली होती थी, क्योंकि वो पता ही नहीं चलती थी, बहुत लेट में जाके पता चलती। अभी जो होती है नंबर ज़्यादा है
लेकिन ट्रीटमेंट अच्छा हो रहा है, इलाज अच्छा हो रहा है, इसलिए प्रॉब्लम कम है। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਵੂਮਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਵੂਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੇਸਿਸ ਹੁਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। या सो प्रेग्नेंट वुमन के केसेस एग्जैक्ट परसेंटेज बोलना तो थोड़ा मुश्किल होगा, बट फिर भी मैं बोलूँगा कि अगर 100 प्रेग्नेंट पेशेंट आते हैं उसमें 2 से 5% लोगों को थायराइड की दवाई चल रही होती है। और क्या करना होता है, क्योंकि अभी आजकल जैसे पीजीआई में तो गाइडलाइन है कि भाई कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन आएगी हमारे पास, जब भी आएगी उसका एक बार थायराइड का टेस्ट ज़रूर से होगा। अगर उसमें कुछ खराबी आती है तो उसको कंफर्म करते हैं दूसरी बार टेस्ट करके, फिर उसके बाद उसको दवाई शुरू करते हैं। और ये जो दवाई होती है जनरली प्रेगनेंसी के अंदर पूरी प्रेगनेंसी चलती है। और जब इवन जब बच्चा हो जाने के बाद भी हम जनरली बोलते हैं कि जितनी मात्रा थायराइड की है वो कंटिन्यू करते हैं। जब बच्चा बड़ा हो जाएगा दूध पिलाना बंद कर देगा, और उसे उसे धीरे धीरे थोड़ा दवाई कम करके फिर बंद करके देख लेते हैं कि अभी इसको बिना प्रेगनेंसी भी ज़रूरत है कि नहीं है। ਅੱਛਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੈਨੇਟਿਕਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੈ ਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। आई थिंक लाइफ स्टाइल तो मेरे हिसाब से अभी पहले से बेहतर हो गया, क्योंकि पहले हमारे यहाँ पे जो नमक खाते थे ना वो आयोडीन सॉल्ट नहीं खाते थे या कम खाते थे, मतलब जिसको आई थिंक पंजाब में लाहौरी नमक बोलते हैं, हम कभी कभी सुनते हैं पेशेंट से। तो जो नमक खाते थे जिसमें आयोडीन नहीं होता था, तो जो नमक खाना चाहिए वो आयोडीन वाला खाना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। और बिना आयोडीन के नमक खाने से थायराइड का बीमारी होने का संभावना थोड़ा बढ़ जाता है, जिसके अंदर कि आपको घेंगा रोग बोलते हैं। थायराइड का ग्लैंड का साइज़ बढ़ जाता है। और अभी भी आप देखोगे तो जैसे अम, हिमाचल वगैरह है जहाँ पे कि लोग ये आयोडीन वाला नमक नहीं खा रहे हैं, तो एक गोइटर या गिल्लड़ बोलते हैं जिसको आम लैंग्वेज में, तो वो बन जाता है। और कभी कभी तो पेशेंट के इतना बड़ा थायराइड का भी गर्दन पूरा का पूरा गर्दन ही ऐसे रह रही, नीचे ऐसे हो नहीं पा रही, इस तरह का भी होता है। पर अभी वो काफ़ी कम हो गया है एक तरह से, इतने बड़े गोइटर वाले या गिल्लड़ वाले पेशेंट्स कम है पहले के कंपैरिजन में। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ भी ਕੋਈ ਫਿਗਰ ਹੈ ਜੀ? ਜਿਵੇਂ ਗੋਇਟਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥਾਇਰਾਇਡ ਹੁੰਦਾ सो ਉਹ ਫਿਰ ਗੋਇਟਰ पहले ਦੇ ਚ। गोइटर का हमारे यहाँ पे पीजीआई के डिपार्टमेंट से एक स्टडी हुआ था कुछ सालों पहले, 10 12 साल पहले। तो उसमें ये देखा गया कि करीब 10 से 12% लोगों को एक गोइटर का बीमारी होता है, 10 से 12%। पर वो वेरिएबल है, ऐसे नहीं कि आपको दूर से देखने से दिख जाएगा, ऐसा नहीं। वो आपको अल्ट्रासाउंड से पता चलता है कि आपका गोइटर बड़ा साइज थायराइड का बड़ा हुआ। अगर आप अल्ट्रासाउंड करेंगे तो हो सकता है वो 20 से 25% लोगों को मिल जाए, पर वो कोई हार्म नहीं होता है उसकी वजह से, तो इसलिए कोई चिंता का ज़रूरत नहीं है। बट उसके साथ साथ थायराइड हार्मोन का लेवल बहुत ज़रूरी है। अगर थायराइड हार्मोन का लेवल लो है तो फिर उसके बारे में जानना ज़रूरी है और उसको ट्रीट करना भी ज़रूरी है। नहीं तो उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे बच्चे में थायराइड हार्मोन का लेवल कम हो तो उसका ग्रोथ नहीं होता है, बहुत इनिशियल 2 3 साल के अंदर नहीं होता, तो ब्रेन का डेवलपमेंट ठीक नहीं होता है। फिर जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, अगर उसमें ठीक नहीं होता, उसको जो प्यूबर्टी के चेंजेस होते हैं उसमें थोड़ा सा इंटरफेरेंस हो जाता है। फिर थोड़ा बड़ा होता है तो ख़ास तौर से फीमेल में ये इनफर्टिलिटी भी कर सकता है। और जैसे बाकी एडल्ट लाइफ में अगर थोड़ा चेंज है तो उतना पता नहीं चलता है, बट अगर ज़्यादा सीवियर है तो फिर बहुत सारी दूसरी चीज़ें की प्रॉब्लम हो जाती है। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪੀਜੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਕੋਈ ਇਸ तरह ਦਾ ਕੋਈ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ऑब्जर्व तो जी? ऐसा है कि अगर हम ऐसे देखें तो हमारे पास ज़्यादातर पेशेंट पंजाब स्टेट के ही ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि पंजाब के सबसे नज़दीक पीजीआई है। अब जैसे मैं बोलूं कि हरियाणा के पेशेंट्स भी हमारे पास काफ़ी आते हैं, कैथल तक के भी आते हैं, करनाल के भी आते हैं, और सोनीपत पानीपत से भी आते हैं। बट उसके आगे के पेशेंट दिल्ली चले जाते हैं, क्योंकि वो दिल्ली पास पड़ता है। से हिमाचल के भी काफ़ी पेशेंट्स आते हैं, क्योंकि हिमाचल के लिए चंडीगढ़ सबसे नज़दीक है। अब पेशेंट आने में तो हमारे पास श्रीनगर से भी आते हैं, क्योंकि जब उनके वहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है तो घूमने के लिए इधर आ जाते हैं मरीज़, यहाँ भी दिखाते हैं। तो मैं यही कह सकता हूँ कि इन जनरल, नॉट कि थायराइड बीमारी के मरीज़ ज़्यादा आते हैं, सारी बीमारी के मरीज़ हमारे पास पंजाब का ड्रेनेज ज़्यादा है, तो पंजाब से ज़्यादा पेशेंट्स होते हैं। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਬਚਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ? ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ
ਪਰਹੇਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? देखो ऐसा कोई थायराइड की बीमारी में ऐसा कोई परहेज होता नहीं है, कोई ऐसा परहेज नहीं होता है। केवल यही होता है कि जो आपका नमक होता है वो ठीक से होना चाहिए। सॉल्ट जो होता है वो आयोडीन वाला नमक खाना चाहिए। वो तो हमारे रेडियो पे भी आता है। और अगर मुझे याद है थोड़े दिनों पहले हरियाणा रेडियो की तरफ से स्पेशल आता था कि प्रेग्नेंट वुमन को हमेशा नमक जो है आयोडीन वाला खाना चाहिए। वो ये भी बोलते हैं कि वो हस्बैंड से बात करती है और बताती है कि जो हमारा तुम्हारा रोज़ का जो बीड़ी का खर्चा होता है उससे भी आयोडीन का खर्चा कम होता है। तो वो आयोडीन वाला नमक खाना चाहिए, ये हमें सबको बताना चाहिए। और बाकी है कि कुछ पर्टिकुलर एज में थायराइड हार्मोन का ज़रूर टेस्ट करना चाहिए। जैसे बच्चों के अंदर पैदा होते हैं पहले, जैसे प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर, उसमें ज़रूर से टेस्ट करना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको ट्रीट करना चाहिए। और किसी के परिवार में अगर थायराइड की बीमारी है तो उन लोगों को भी अपने टेस्ट कराने चाहिए, क्योंकि ये बीमारी काफ़ी बार परिवार के लोगों के अंदर कॉमन होती है। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਕਾਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਸ਼ਬਾਬ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਬਾਬੂ ਸ਼ਾਹੀ ਟਾਈਮਸ।